व्हाट्सअप गाइज, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9 के मैथ को एक सिंगल वीडियो में रिवाइज करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर्स को हमें रिवाइज करना है। टोटल क्लास 9 के मैथ में टोटल 15 चैप्टर हैं। उसको एक बार हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। पहला चैप्टर का नाम है आपका नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, पोलिनोमियल जिसको बहुपद बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर में रैखिक समीकरण, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय, लाइन्स एंड एंगल्स, कोण और रेखाएं, त्रिभुज के बारे में जानेंगे, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज के एरिया और त्रिभुज के एरिया के बारे में, सर्किल वृत्त के बारे में, कंस्ट्रक्शन रचना हो गए, हीरो का फॉर्मूला जो ट्रायंगल से रिलेटेड है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 15 चैप्टर हैं। वीडियो को लास्ट तक दीजिएगा। अगर वीडियो लास्ट में अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम देखते हैं। नंबर सिस्टम का हिंदी क्या होता है? संख्या पद्धति होती है। अब देखिए, नंबर सिस्टम समझने से पहले सबसे पहले आपको नंबर लाइन समझना पड़ेगा। इस नंबर लाइन पे ही हम लोग पूरा नंबर समझ लेंगे। ये जीरो हो गया, आपको पता है। और जीरो के राइट में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, दुनिया में दो प्रकार के नंबर होते हैं। जितने भी दुनिया है, दुनिया एक ही है। दुनिया में दो प्रकार के नंबर होंगे, एक रियल नंबर होगा, दूसरा एक इमेजनरी नंबर होगा। मतलब रियल मतलब वास्तविक संख्या होगा, एक काल्पनिक संख्या होगा जिसको हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, देख नहीं सकते हैं उसको, ठीक है, बस कल्पना कर सकते हैं। रियल नंबर को देख सकते हैं। रियल नंबर में ही इरेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर आता है, निगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। एक एक करके हम लोग समझेंगे। हमें क्लास 9th में रियल नंबर तक ही पढ़ना है। इमेजनरी नंबर हमें क्लास 11th में जाकर पढ़ना पड़ेगा। इमेजनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, जो वही नंबर है। तो देखिए, सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल का मतलब होता है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या मतलब प्रकृत। आपसे बोला जाए काउंटिंग कीजिए तो आप शुरू कैसे कीजिएगा? 1 2 3 4 5 6 है। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 से शुरू हो गया, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। अब आता है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण कब होगा? जब आप इसमें जीरो मिला लीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक वो होल नंबर हो गया। जीरो के साथ गिनती संख्या को मिला लिया। अब इंटीजर्स का मतलब होता है, हिंदी होता है इंटीजर्स का पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पता है क्या होता है? पूरा का पूरा अंक होता है, उसमें दशमलव, फ्रैक्शंस ये सब नहीं होते हैं। तो देखिए, निगेटिव नंबर्स को मिला लीजिए, जीरो को भी मिला लीजिए और पॉजिटिव को भी नहीं मिला लीजिए। ये हो गए आपके इंटीजर्स। क्या होगा? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इधर लेफ्ट साइड में जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव है और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से। सॉरी। अब देखिए, हमने पूरा का पूरा अंक पढ़ लिया। अब हम क्या करना है? अब हमें रेशनल नंबर पढ़ना है। रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शंस टाइप का। अब देखिए, फ्रैक्शंस टाइप का मतलब कि ये जीरो है, जीरो और एक के बीच में 1/2 आएगा, मतलब 1/2 का मतलब आधा आ गया। ये 1/2 रेशनल नंबर है। ठीक है, और फ्रैक्शन भी है। तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या अंतर है, ये हम एक बार समझ लेते हैं, कुछ मिनटों में समझते हैं। देखिए, रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि उसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, q जहाँ जीरो के बराबर नहीं होगा, जैसे कि 1/2 है, इसको p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। जो q है ये जीरो के बराबर नहीं है, 2 है। और p और q क्या है? p और q इंटीजर्स होंगे, मतलब पूर्णांक होंगे। माइनस के भी हो सकते हैं, -1/2 हो सकते हैं, -3/2 हो सकते हैं, -4/2 हो सकते हैं। ये हो गया रेशनल नंबर का डिफिनेशन। और फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होता है? उसको भी p/q के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ q जीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन p और q क्या होंगे? वो होल नंबर होंगे। होल नंबर का मतलब कि वो जीरो हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, निगेटिव नहीं हो सकते हैं, निगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन जो है वो निगेटिव नहीं होता है, जहाँ तक रेशनल नंबर निगेटिव हो सकता है। तो यही अंतर था फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। ठीक है, आपने रेशनल नंबर भी समझ लिया। अब आपको समझना है इरेशनल नंबर। देखिए, रियल नंबर को दो भागों में बांट दीजिए। रियल नंबर को दो भागों में बांटिए, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में निगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी आ जाएंगे। ठीक है, और जो बच गए, जो रेशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का कोई क्या कॉन्सेप्ट है
कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.1412 ऐसा करके बहुत अंक तक जाता है, वो करता नहीं है, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वही इरेशनल नंबर है। √3 की वैल्यू को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, √2 की वैल्यू को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ये सभी आते हैं, निगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है। ये सब हो गए आपके रेशनल नंबर। अब बताइए कि -3 रेशनल नंबर है कि नहीं। अब बोले सर -3 रेशनल नंबर तो नहीं है, लेकिन इंटीजर्स है, ये हमें पता है, लेकिन वेरी गुड, इंटीजर्स है। अब देखिए -3 है, -3 को बाई 1 लिख सकते हैं। -3/1 का मतलब क्या हुआ, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, जहाँ पी क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है क्योंकि 1 है, और पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। -3 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, तो -3 इंटीजर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रेशनल नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं। तो यहाँ हमने रियल नंबर तक हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग जीरो के बारे में पढ़ते हैं। हमने तो पढ़ लिया था जीरो क्या है। जीरो इज़ ए नंबर यूज इन मैथमेटिक्स। हमें पता है कि भाई मैथमेटिक्स में ही जीरो का यूज होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिसका मतलब क्या होता है कि कोई क्वांटिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर किसी चीज़ को मान लीजिए कि इस कमरे में कोई नहीं है, इस कमरे में 0 लोग हैं, तो जीरो को कैसे प्रदर्शित करेंगे, जीरो को मतलब कुछ अस्तित्व जिसका नहीं है उसको हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग जीरो बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इन मॉडर्न देखिए अभी अभी के समय में हम लोग जीरो को जस्ट हम लोग प्लेस होल्डर के रूप में मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक है, एक के साथ क्या रखें कि 10 हो जाए, तो ऐसा हमने एक चीज़ बना दिया, ठीक है। तो 10 मतलब 10 हो गया, तो 10 की इसकी वैल्यू अपनी वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर जीरो ना हो तो ये 1 हो जाएगा। तो जीरो बस हम प्लेस होल्डर के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे 103 इसको 103 पढ़ेंगे, अगर जीरो ना होता तो इसको 13 पढ़ते हैं। तो बस ये प्लेस होल्डर के रूप में यूज हो सकता है जीरो, ठीक है। मॉडर्न में हम लोग अभी जीरो को ऐसे सिंबल में यूज करते हैं। जो अपने भारत के लोग थे 6th सेंचुरी में इसका खोज किए थे। 6th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ पता है, ये नहीं कि 601 से लेके 700 तक, ये नहीं, 501 से लेके 600 के बीच में, ठीक है। 6th सेंचुरी का मतलब ये हुआ, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या है जीरो। देखिए जीरो एक ऐसी संख्या है, ना इधर वो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव नंबर है। जीरो क्या होता है, बीच में रहता है, इधर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होती है, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव होती है। तो जीरो क्या है, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स। ना ये पॉजिटिव नंबर्स है ना नेगेटिव नंबर्स, लेकिन क्या है, ये है सेट ऑफ नॉन निगेटिव नंबर्स। नॉन निगेटिव नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि ये मतलब ना समझिए कि नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर। ये नॉन नेगेटिव नंबर जब पूछा जाए कि आपसे नॉन नेगेटिव नंबर क्या है, तो आप जीरो सिर्फ बोलिएगा, ठीक है। जीरो क्या है, एक इवन नंबर है, इतना भी याद रखिएगा। जीरो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसी संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हो, जैसे दो है, दो किससे किससे कटेगा, एक से कटे या फिर अपने आप से कटेगा, 5 है, एक से कटे या फिर 5 से कटेगा, 7 है, एक से कटेगा 7 से कटेगा, 9 है। 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हो वो प्राइम नंबर हो गए, और जिससे दो से ज़्यादा गुणनखंड हो वो क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाई मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स, जीरो मस्ट ऑलवेज बी वन ऑफ द फैक्टर्स। जीरो हमेशा किसी ना किसी का फैक्टर रहता है, किसी की संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में यहाँ थोड़ा थोड़ा साफ कम दिख रहा होगा, ए के पावर पी है और ए के पावर क्यू है। जब बेस अलग सेम हो तो क्या करेंगे, बेस को एक साथ लिख के, एक बार लिख के हम लोग पावर को जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 5 है, यहाँ बेस सेम है तो हम पावर को जोड़ देंगे, तो 2 के पावर 3 + 5 मतलब 2 के पावर 8 हो गया। ये फार्मूला है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, रूल्स है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। अब देखिए ए के पावर पी है और ए के पावर क्यू है, तो क्या करना है, ए के पावर पी माइनस क्यू हो जाएगा। मैं से मान लीजिए 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 3 है, यहाँ बेस दोनों का सेम है, तो 2 के पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 के पावर 2, ठीक है। चलिए 3 नंबर को देखते हैं हम लोग, ए के पावर पी ब्रैकेट में क्यू, तो क्या करेंगे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मान लो 2 के पावर 3 2 है, तो 2 के पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, मान लीजिए कि पावर सेम हो, जैसे कि ए के पावर पी है और बी के पावर भी पी है, पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है, तो क्या करेंगे, आधार को गुना करेंगे, ए इंटू बी की पावर पी कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि
2 के पावर 3 है और 3 के पावर 3 है, तो क्या करेंगे 3 2 जा 6 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए, मान लीजिए पावर्स नेगेटिव में, जैसे मान लीजिए कि a के पावर माइनस p है, तो क्या करेंगे 1/a के पावर p कर देंगे, इसको बटा में करके इसको पावर को पॉजिटिव कर देंगे। जैसे मान लो 2 के पावर माइनस 3 है तो 1 के पावर 1/2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब किसी का भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और किसी का पावर 1 होता है तो उसकी वैल्यू वही रहती है। जैसे कि मान लो कि 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 होगा, 3 के पावर 1 इक्वल टू 3 होगा, 4 के पावर 1 इक्वल टू 4 होगा, 2 के पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, 5 के पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, 6 के पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। इतना समझ गए आप। चलिए अब देखते हैं, हम लोग पॉलिनोमियल को समझते हैं। पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम एक एग्जांपल के द्वारा पॉलिनोमियल को समझेंगे। जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ है ये देखते हैं, हर एक चीज़ को समझिएगा। ये x² का गुणांक क्या है, ये इसको बोलते हैं 3 क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है। यहाँ x के पावर 2 जो है ये डिग्री हो गई। ठीक है, x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, याद कीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी 4 क्या है, कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है, इस वेरिएबल y का है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इतना समझ गए किसको क्या बोलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे a के पावर n, an माइनस 1, an माइनस 2, a1 0 आर कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ, जैसे देखिए 3x² प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ ये जो है ये कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है 3 और y का कोफिशिएंट 4 है, यही यहाँ पे बता रहा है। n इज द कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे कि 3x² प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये n का मतलब ये जो हो गया इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री होगा वही डिग्री, मान लो यहाँ 3 होती तो यहाँ 3 होती, यहाँ 4 होता और यहाँ 2 होता, y के पावर 2 होता, तो हाईएस्ट जो डिग्री होती है ना वही होती, जो मैक्सिमम होता है वही डिग्री होती है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। सबसे पहले पॉलिनोमियल किसको कहते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, जैसे कि मैंने 3x² प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, मतलब यहाँ पर टोटल 3 पद है। ठीक है, तो 3 पद हो गए। ऐसे इसमें क्या है, 2 से ज़्यादा पद हो जाएंगे वो पॉलिनोमियल, जैसे कि ये मोनोमियल हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, बाइनोमियल हो जाएगा, और 3 हो जाएगा तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल किसको कहते हैं समझ गए ना आप। देखिए एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल विद 0 डिग्री। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री क्या हो, 0 होगी, मतलब कि x के पावर 0 हो जाएगा। मान लो 2x के पावर 0 प्लस 9y के पावर 0 प्लस 2, तो मतलब कि x के पावर जो है 2 प्लस 9 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि y के पावर 0 भी 1 होता है, x के पावर किसी भी संख्या के पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये कौन कांस्टेंट हो गए, ये चेंज नहीं होंगे। कांस्टेंट का मतलब अचर जो चेंज नहीं होगा। अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मान लीजिए 2x² है, इसमें कितने पद हैं, एक ही पद है। जिस ऐसे पॉलिनोमियल जिसके 2 पद है, 2x² प्लस 4, इसमें कितने पद है, 2 पद है, प्लस के एक प्लस बीच में आ गया तो 2 पद हो गए। अब मान लीजिए इसको बोलेंगे बाइनोमियल, 3x² प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसमें कितने पद है, एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद है, इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसकी डिग्री कितनी है, एक है सबकी डिग्री, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 डिग्री एच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लीजिए 2x² प्लस 9 प्लस 4y इक्वल टू 0, इसमें डिग्री कितना है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आप पढ़ेंगे अभी क्लास 10 में। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, 3x के पावर 3 4y² प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। समझ गए, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट का हिंदी गुणांक होता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट, अभी देखिए, हाँ देखिए अब कोई भी इक्वेशंस है, पॉलिनोमियल क्या है, एक प्रकार का इक्वेशन ही है। मैंने 3x² प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर इसका जो इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जिसका जो आंसर आएगा ना उसको हम लोग 0 बोलते हैं या फिर उसको रूट बोलते हैं। समझ गए, उसमें रिमाइंडर थ्योरम से आप कर सकते हैं या फिर फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं। समझ गए, चलिए अब क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री किसको बोलते हैं ये देखते हैं।
क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का क्या होता है हिंदी बताइए, मेरे को भी नहीं पता, देख लेते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का हिंदी होता है, कहाँ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक नहीं है, निर्देशांक ज्यामिति होता है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। ये अपना चौथा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने से पहले हमने क्या करना है, वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर एक्सेस, हमें 2 परपेंडिकुलर एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसी पे हम समझ जाएंगे, ठीक है। टू लोकेट ए पॉइंट इन द प्लेन, मान लीजिए इस प्लेन पे यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम लोग कैसे लोकेट करेंगे, तो यहाँ से कलर चेंज करते हैं पेंसिल का, यहाँ से हम यहाँ गए, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो लोकेट करेंगे। तो यहाँ से x की दूरी कितनी है, फिर यहाँ से y की दूरी कितनी है, तो x और y इस पॉइंट के लोकेट किया गया है, ठीक है। द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, ये जो प्लेन है ये 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 सब जो प्लेन्स हैं इनको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। एंड एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मतलब कि लेटा हुआ, ये वाला एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्सिस के, इसका और इसका, ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग ओरिजन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 0 होती है, ठीक है। इज कॉल्ड ओरिजन। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब वाई से इधर डिस्टेंस जाएगा, इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। और एक्स से वाई के एक्स डिस्टेंस जो होगी उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। अभी समझाएंगे उसको। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कॉल्ड, इसको सेम टू सेम है, उसको एप्सिका भी बोल सकते हो आप, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को एप्सिका बोलते हैं। द ओरिजन है जीरो डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जैसे कि इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते थे, ओरिजन बोलते थे। इसका जीरो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से भी जीरो डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से भी जीरो डिस्टेंस है, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजन इज 0 0, यहाँ 0 0 दिखा रहा है आपको, 0 0 ऐसे लिखते हैं, ठीक। ए पॉइंट, देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है जीरो डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे जीरो डिस्टेंस, क्या बोल रहा है, ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है जीरो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, सही बात है। इसको एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स 0, और वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई 0 वाई हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अभी समझाएंगे अभी कैसे होता है इसको। देखिए द एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इन 4 पार्ट्स, दिस पार्ट्स आर द कॉल्ड द क्वाड्रेंट, जैसे कि ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको कितने पार्ट में भाग रहा है, कार्टेशियन जो प्लेन है इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, ये 4 पार्ट में भाग रहा है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। इन पार्ट का नाम है, नाम क्या है, तो ये सीक्वेंस वाइज ही नाम है, कुछ अलग नाम नहीं है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, पढ़ा है, बोला कि हाँ सर पढ़े हैं। देखिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हम पढ़ेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। इधर जाएंगे लेफ्ट में तो माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 होगा। ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पे, कलर चेंज करते हैं बाबा, वाई एक्सिस पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव में होगा 1 2 3 4, नीचे आएंगे तो नेगेटिव में होगा -1 -2 -3 -4। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव, एक्स की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इधर देखेंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माइनस आ जाएगा, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस प्लस होगा, देखिए माइनस और प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा इधर प्लस है और नीचे माइनस है, तो वाई के साइड में माइनस हो गया, तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इतने क्वाड्रेंट हैं। इसको हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे समझ लिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, रैखिक समीकरण 2 चर में। 2 चर का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, कलर चेंज करते हैं, वो टाइप लग रहा है। वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, चर जो अपना मान बदल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 3x + 4y = 6, यहाँ x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है,
लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों इक्वेशन है? क्योंकि इनके पावर जो है, जो डिग्री है वो क्या है, 1 1 है, दोनों के 1 1 है। ठीक है, समझ गए? इतना समझ जाइए। चलिए अब देखिए क्या है, इसको समझते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। रियल नंबर समझते थे ना आप? समझते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के, सच दैट ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। अगर ए और बी जीरो हो जाएगा, मान लीजिए 0x प्लस 0y प्लस सी इजकल टू जीरो। सी तो कांस्टेंट है, अब जीरो में किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो जाएगा, जीरो में मल्टीप्लाई किया जीरो हो जाएगा, प्लस सी इजकल टू जीरो। तो ये लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ? नहीं हुआ ना। तो उसमें कहने का मतलब कि ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक, समझ गए? चलिए, आर बोथ नॉन जीरो इक्वल टू लीनियर इन टू वेरिएबल। ये टू वेरिएबल है क्योंकि एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है। देखिए पॉइंट, देखिए यहाँ सीरियल नंबर दिया है, कुछ पॉइंट के द्वारा समझेंगे। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। मान लीजिए कि x प्लस वाई इजकल टू 9 है। ठीक है, अब x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, x की वैल्यू हमने 1 रखा तो y की वैल्यू 8 होगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 होगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 होगी। वैसे ही हम क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे इसमें, क्योंकि हमें तो ऐड करके बस हमें 9 लाना है। 1 में 8 जोड़िएगा तब पर भी 9 हो जाएगा, 2 में 7 जोड़िएगा तब पर भी 9 होगा, 3 में 6 जोड़िएगा तब पर भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे किसके, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, अभी तुरंत ताज़ा ताज़ा पढ़ा है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स प्लस वाई इजकल टू 9 है, 9 है। इसको क्या बोलते हैं, 0 0 हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब कि ओरिजिन हो गया। ठीक है, एक्स प्लस 9 इजकल टू, एक्स प्लस वाई इजकल टू 9 है। एक्स की वैल्यू हमने 5 रखा तो वाई की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब देखिए ये x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 4 होगी, सॉरी, तो 5 प्लस 4 इक्वल 9 हो गया, 5 प्लस 4। अब x की वैल्यू 5 है, मतलब कि कलर चेंज करते हैं भाई, ये 1 2 3 4 5, ये हो गया x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 है, तो 1 2 3 4, मतलब कि 4 यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये एक पॉइंट हो गया 5 और 4। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर x की वैल्यू 6 रखेंगे और y की वैल्यू 3 रखें, x की वैल्यू 6 रखा, y की वैल्यू 3, तो 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ होगा और y की वैल्यू 3 इधर आएगा कहीं, 3 1 2 3 इधर, ये हुआ। तो ये 6 और 3 भी इसका आंसर है। तो जब इस दोनों को हम डॉट को मिलाएंगे तो ये क्या आएगा, एक सीधी रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब कि जब हम उसके सॉल्यूशंस का ग्राफ बनाएंगे ना, तो जो लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स में, तो स्ट्रेट लाइन में ही ग्राफ आएगा, ऐसे 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 ईसीजी वाला ग्राफ नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आएगा। आपसे पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज डैश, तो हो गया क्या है, स्ट्रेट लाइन। इतना याद हो गया। x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये भी याद कर लीजिएगा। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू a का मतलब क्या होगा कि y के पैरेलल होगा। देखिए कैसे पैरेलल होगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ये याद रखिएगा, और y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू a, a की जगह पे हमने 2 मान लिया, x इक्वल टू 2, तो यहाँ 1 और 2, तो 2 मतलब कि ऐसे लाइन हो गया कि नहीं। तो ये y के पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, बोलो हुआ सर। अब देखिए मान लीजिए y इक्वल टू 2, तो 1 और 2 तो हो गया, तो ये x एक्सिस के पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि y इक्वल टू 2 का मतलब x इक्वल टू 0 है। समझ गए? चलिए इतना हो गया। उसके बाद है आपका एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मान लीजिए कि y इक्वल टू एम एक्स है, एम एक्स है, एम एक्स, एम यहाँ पे क्या है, मान लो कॉन्स्टेंट है, y इक्वल टू 3x है, y इक्वल टू 3x है। अब देखिए y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 ही होगी ना बाबा, तो 0 और 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये ओरिजिन से पास करेगा स्ट्रेट लाइन, सीधी सी बात है।
इतनी समझ नहीं है बाबू तुम लोग को। चलो कोई बात नहीं, समझाएंगे हम। एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर। मान लिया हमने 5 और 4 एक का आया था आंसर, x प्लस वाई इजकल टू 9 का, क्योंकि x के जगह पे 5 है, y की जगह पे 4 है, तो 5 प्लस 4 इजकल टू 9 हुआ। और x के जगह पे मान लो 6 और 3 आया था, मतलब यहाँ कहीं आया था एक पॉइंट ये। तो हमने लाइन को, अगर स्ट्रेट लाइन को जैसे ही बढ़ाएंगे, जहाँ तक बढ़ाएंगे ना, जितने भी पॉइंट्स बनेंगे स्ट्रेट लाइन पे, ये सब इसके सॉल्यूशंस होंगे। कहने का मतलब यही है, समझ गए। जैसे कि 5 और 4 है, और हम 6 और 3 करेंगे, 6 3 तो यहाँ नीचे आ गए, तो 7 और 2 करेंगे, तो 7 और 2 का यहाँ नीचे आएगा, तो ये इसी लाइन पे आएगा, लेकिन 7 और 2 भी इसी स्ट्रेट लाइन पे ही आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है, समझ गए आप। चलिए उसके बाद क्या है, यूक्लिड ज्योमेट्री को समझेंगे। यूक्लिड ने कुछ अपना अपना दिमाग दिया था उस वैज्ञानिक ने, उसको हम लोग समझेंगे। यूक्लिड कौन थे, पहले उनको जान लेते हैं। यूक्लिड क्या थे, ग्रीक के मैथमेटिशियंस थे। क्या थे, ग्रीक के मैथमेटिशियंस थे, उनको हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री का डिफिनेशन देखते हैं। ए पॉइंट इज डैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट होता है, उसका ना लेंथ होता है ना ब्रेथ होता है, ठीक है, इतना जान गए। ये किसने बताया था, ये अपने यूक्लिड महाशय ने बताया था। ए लाइन इज ब्रेथलेस एंड हैज़ लेंथ ओनली। एक लाइन की क्या होती है, चौड़ाई नहीं होती है, बस लंबाई होती है। ये भी किसने बताया था, अपने यूक्लिड महाशय ने बताया था। द एंड ऑफ ए लाइन इज पॉइंट। ये लाइन है, ये यहीं कहीं ख़त्म होती है, तो यहाँ एक पॉइंट ही होगा जहाँ पे ये ख़त्म होगी। क्योंकि लाइन कैसे बना, डॉट 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 बिंदु से ही बने हैं लाइन्स। इस बिंदु को, जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु है, ये बिंदु है, इनको साथ में एकदम सटा सटा कर रखिएगा तो ये लाइन बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो वही कहने का मतलब है, द एंड ऑफ ए लाइन इज पॉइंट। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवेंचुअली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। ये लाइन है, इस लाइन पे हर एक पे कहीं ना कहीं डॉट 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 से ही बना हुआ है, ठीक है। ए सरफेस डेट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस ऐसा होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, जैसे समझ गए, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लाइन में सिर्फ लंबाई होती है। द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स, द डिफिनेशन ऑफ लाइन्स, पॉइंट प्लेन एक्सप्लेन बाय यूक्लिड नॉट एक्सेप्टेड बाय द मैथमेटिशियन, सो दिस टर्म्स आर टेकन एज अनडिफाइंड। जितने भी ये सब बताया है, इतने भी 5 पॉइंट हमने पढ़ लिया, ये सब अभी अपने मैथमेटिशियन के द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया गया, इसलिए अभी तक ये अनडिफाइन है। पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है, लाइन का डिफिनेशन क्या होता है, ये सब अभी अनडिफाइन है। अब हम एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं समझते हैं। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आर अजम्पशन विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर नॉट प्रूफ। जैसे मैथ में क्या होता है, मैथ में हर एक चीज़ प्रूफ से ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ आधार तो होना चाहिए कि हाँ हम प्रूफ करेंगे। कुछ ना कुछ बेसिक हमें पता नहीं होगा तो कैसे प्रूफ करेंगे। जो बेसिक चीज़ होते हैं जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, उसको क्या होते हैं, वही एक्सियम्स और क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सूरज पूरब से निकलता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वैसे मैथ में भी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उसी को हम लोग एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स कहते हैं। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम को सिद्ध करने के लिए जो भी हम लोग अपना एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को यूज करते हैं, डिफिनेशन को यूज करते हैं, उसी को हम लोग थ्योरम्स कहते हैं। अब यूक्लिड के कुछ एक्सियम्स है, वो उसको देखते हैं। दीज थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए एक्स इक्वल टू वाई है, मतलब कि आपके और आपके दोस्त की एज क्या है, बराबर है। आपके और आपके दोस्त की एज बराबर है, तो 3 साल के बाद भी उनकी एज क्या होगी, बराबर ही होगी। होगी कि नहीं होगी। जैसे कि आपके आपके जैसे कि आपका नाम मान लीजिए अतुल है, आपके दोस्त का नाम मधुसूदन है, ठीक है। अतुल और मधुसूदन का एज क्या है, एक है, सेम है, ठीक। और मधुसूदन और सुमित का एज सेम है, तो अतुल और सुमित का भी एज सेम हो जाएगा। यही यूक्लिड का एक्सियम्स है, ठीक है, वही बात है, कोई दिक्कत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, वैसे मान लीजिए कि मेरा एज, अतुल का एज, मधुसूदन का एज मान लीजिए कि 22 साल है, 22 ईयर्स है। अगर इसमें इक्वल ऐड करें, इसमें भी 3 इक्वल किया, इसमें भी इक्वल 3 किया, ऐड किया है, ये 25, तो ये भी 25 हुआ। ये भी क्या है, एक्सियम्स है, किसका, यूक्लिड का। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए है। चलिए, किसी बराबर में से बराबर घटाएंगे तो बराबर ही होगा, ये बात है। अब पता ही है, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। मान लीजिए ये पूरा का पूरा रोटी है, इसमें से आधा निकाल देंगे, तो पूरी रोटी तो हमेशा इस पार्ट से तो बड़ी होगी ना। ये भी अपने यूक्लिड के एक्सियम्स हैं, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इफ फर्स्ट थिंग्स इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड, देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। बात वही है,
मान लो 3 लोग खड़े हैं, इसकी हाइट और इसकी, ये हाइट वाइज खड़े हैं। ये जो है इससे लंबा है, ये सबसे लंबा है, तो ये तो लंबा इससे हो ही जाएगा ना, वही चीज़ है। यूक्लिड का पोस्टुलेट्स क्या है? स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक टूटी हुई लाइन हम लोग जहाँ तक चाहें उतना तक इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यहाँ से सेंटर से हम रेडियस, किसी सेंटर से कितने भी रेडियस का हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से इस सेंटर का, यहाँ से इस सेंटर का, ये बना सकते हैं। ये सब यूक्लिड जी ने बताया है इतना। ए राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो जितने भी राइट एंगल्स है, यहाँ राइट एंगल बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो। पृथ्वी पर राइट एंगल बनाओ, चंद्रमा पर जाकर राइट एंगल बनाओ, तो वैल्यू तो राइट एंगल 90 डिग्री हो जाएगी ना। क्या यूक्लिड जी क्या पढ़ा रहे हो आप। चलो, प्ले फेयर एक्सियोम्स क्या होते हैं? फॉर एवरी लाइन एल, फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन द लाइन एल, दिस देयर इज अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। देखिए, फॉर एवरी लाइन एल, फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन, मान लो पॉइंट पी है, देयर एग्जिट्स अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एम हो गया, पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एम। बैटरी भी कम हो गई। पास यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी पैरेलल टू एल, तो क्या होगा? पैरेलल होगी। जब कभी भी जाकर नहीं मिलेगी तो क्या होगी? वो पैरेलल लाइंस होगी। आपने क्लास 7 में ही पढ़ा है। अब लाइंस एंड एंगल्स अपना आ गया है। देखिए, एंगल कितने प्रकार के होते हैं ये इसमें समझेंगे, किसको कौन से एंगल्स बोलते हैं। देखिए, लाइंस किसको बोलते हैं? देखिए, लाइंस क्या होता है? जिसके कभी भी जाके वो ख़त्म ना होता, कहीं दोनों तरफ बढ़ते रहते हैं। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। रे किसको बोलते हैं? जिसका एक साइड में रे होता है, एक साइड में एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग लाइन सेगमेंट और रे हमने समझ लिया। व्हाट इज एंगल? एंगल किसको बोलते हैं समझते हैं। एन एंगल इज ए फॉर्म ऑफ टू रेस विथ ए कॉमन एंड पॉइंट। जैसे कि एक एंगल किससे बनता है? 2 रेस से बनते हैं। कहाँ मिलते हैं? कहीं आके मिलते हैं। वो रेस क्या होते हैं? एक तरफ उनके एंड पॉइंट होते हैं और दूसरे एक तरफ ये एरो होते हैं। जो मिलते हैं वहाँ उसको वर्टेक्स बोलते हैं, कॉमन एंड पॉइंट को। इन ऑन द वर्टेक्स ऑफ द सेम एंड द रे इज द साइड्स। इसको साइड्स बोलते हैं, या फिर इसको लेग्स भी बोलते हैं कभी कभी, या फिर इसको आर्म्स भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। अब देखिए, कोण को कैसे बांटा गया है। जो भी कोण 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में हो गए उनको एक्यूट कोण बोलेंगे, मतलब कि न्यून कोण बोलेंगे। जो भी कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होंगे उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, मतलब कि अधिक कोण बोलेंगे। राइट एंगल 90 डिग्री को बोलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होंगे। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को बोलेंगे, ठीक है। रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? ऐसे 2 एंगल का एडिशन जिसका एडिशन करने पर 90 डिग्री हो जाए, कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। 65 का कंप्लीमेंट्री एंगल 25 होगा, 25 का कंप्लीमेंट्री एंगल 65 होगा, 55 का कंप्लीमेंट्री 35 होगा, 35 का 55 होगा, 45 का 45 होगा, 15 का कंप्लीमेंट्री कितना होगा? 75 होगा, ठीक है। 75 का 15 होगा। ऐसे 2 कोन्स जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए वो कंप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी, मतलब कि पूरक कोण कहलाएंगे, समपूरक कहलाएंगे। चेक कर लेना। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे कोण जिसको जोड़ने पे क्या है? जोड़ने पे, तोड़ने पे नहीं, जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए। कितना आ जाए? 180 डिग्री। जैसे कि ये लीनियर पेयर हो गया ना, ये 60 डिग्री हो जाए, ये मान लो कि 120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो ऐसे कोण जिसको जोड़ने पे कितना है? 180 डिग्री आए, वो एक दूसरे के क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा। मतलब कि ये मान लो 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ये 120 डिग्री का है तो ये 120 डिग्री का होगा। और पता है इस पॉइंट से कितने एंगल बनेंगे? इस पॉइंट से चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल होता है। समझ गए? अब हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में जो वो होती है ना, रिलेशंस होते हैं, उनको समझेंगे हम लोग। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनको क्या क्या नाम्स होते हैं वो यहाँ पे हम लोग जानते हैं। पैरेलल लाइंस कौन हो गए? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप, ये एंगल 1 और 3 क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो 1 और 3 बराबर हो जाएंगे।
2 और 4 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 2 और 4 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 3 और 5 क्या है, को इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 3 एंगल 5 का जो एडिशन होगा वो बराबर एडिशन होगा 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल 3 और एंगल 5 जो है वो प्लस ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार एंगल 4 और एंगल 8 को जब ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसको हम लोग को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं या फिर को इंटीरियर एंगल। अब देखिए एंगल 4 और एंगल 4 इजकल टू एंगल 5 होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 इजकल टू एंगल 8 होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। एंगल 1 इजकल टू एंगल 6 होगा, एंगल 1 इजकल टू एंगल 6 होगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का हिंदी होता है एकांतर कोण, ठीक है। और एंगल 2 इजकल टू एंगल 7 होगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से। तो किसका क्या नाम है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, कौन किसके इक्वल होगा, किसको एडिशन करने पे क्या होगा 180 डिग्री होगा। एंगल 1 होगा एंगल 8 के किस है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, देखिए एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा, समझ गए, किससे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब उसी चीज़ को ये जो एंगल जब देखिए एंगल कब बराबर हुए, जब ये पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन थे, ठीक है। अब उसी चीज़ को उल्टा कीजिए, जब ये एंगल्स बराबर हो जाएंगे, जब एंगल 4 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा तो मतलब कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, जब एंगल 3 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया है, ठीक है, उल्टा चीज़ समझाया है, मतलब उसका उल्टा उसका उल्टा। पैरेलल लाइंस का कुछ नोट है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल विच ईच अदर। मान लो कि ये लाइन है, ये लाइन है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन जो है, देखिए कलर चेंज करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। ये लाइन हमने पैरेलल बनाया, ठीक, ये लाइन हमने पैरेलल बनाया और ये लाइन जो बनाया हमने इसके पैरेलल बनाया, तो ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल होगी, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखिए एंगल्स का रूल क्या होता है, एंगल्स का रूल क्या होता है ये जानते हैं। ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं, तीनों कोण को मिलाया कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। लीनियर पेयर को जैसे कि एंगल ए ये एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है, सब जो क्वाड्रिलेटरल में कितने 4 एंगल होते हैं, चारों को ऐड कीजिएगा तो 360 डिग्री का होगा। अब ये देखिए ऐसे टाइप के जो एंगल्स होते हैं, एक पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट से ये सब एंगल्स निकले हैं, इन सबको जब ऐड कीजिएगा तो 360 डिग्री होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का भी 360 डिग्री होता है, ठीक, समझ गए। चलिए इतना है। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, हमने बी सी साइड्स को क्या किया है एक्सीड किया है, ठीक है। ये एंगल 4 क्या है एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 जो होगा एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। मान लिया हमने एंगल ए बी को हमने प्रोसीड किया, लाइन्स ये जो लाइन ए बी को प्रोसीड किया तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसके अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल ये और एंगल ये, एंगल ये वाला को जब ऐड कीजिएगा तो एंगल ये निकल जाएगा, ठीक है। अब एंगल 1, ये देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ये कस्टमर वाले भी नहीं, इसी समय फ़ोन करते हैं दिमाग ख़राब हो जाता है। हो गया, समझ गए। तो मतलब कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का योग उसके विपरीत अंतः कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। सॉरी, ट्रायंगल्स पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्ग्रुएंस किसको बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस को हिंदी में समता बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस इफ दे आर एग्जैक्टली सेम साइज एंड शेप, सेम साइज के हो और शेप के हो, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। उसको हम लोग जो साइन होगा ये वैसा रहेगा। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल, दो एंगल्स मान लो ये 60 डिग्री के है और ये भी एंगल 60 डिग्री का है, ये उसके ऊपर अगर हम रखते हैं तो क्या करेगा, एक दूसरे को ढक लेगा, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये सर्किल है, इसका रेडियस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, दूसरा भी सर्किल है उसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो अगर रेडियस सेम हो जाएंगे तो वो दो सर्किल भी क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है।
टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट इफ द साइड्स आर इक्वल। एक स्क्वायर बनाया हमने, इसका 2 सेंटीमीटर है साइड्स का लेंथ है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो इस एक और स्क्वायर हमने बनाया, इसका सेम साइड्स का, ये भी 2, तो ये दोनों स्क्वायर क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, सेम साइज के शेप के हैं। अब देखिए ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट कब होगा। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ 3 sides and 3 angles of one triangle is congruent to the corresponding side and the angle of the other। देखिए 4 होते हैं कॉन्ग्रेंसी के ट्रायंगल में, ठीक है, एक एक करके समझेंगे। जैसे ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ये हो कि जो साइड है ट्रायंगल ए बी का, वो साइड है डी ई के बराबर होगा, ए बी बराबर होगा डी ई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब संगत जो साइड होंगे। बी सी बराबर होगा ई एफ के, देखिए, और ए सी बराबर होगा डी एफ के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, जैसे कि एंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ए होगा, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ई होगा, एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल एफ होगा। तो ऐसे ही जो हुआ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो वी राइट दिस एज, ये जो अगर इस नियम से हुआ है तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हो गए, समझ गए, तीनों साइड्स बराबर होते हैं, एंगल साइड्स बराबर नहीं होंगे। हम लोग ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। हाँ, द अबव 6 equalities are between the corresponding parts of the two congruent triangle। in the short form this is called CPCT। देखिए corresponding, C से होगा corresponding, P से होगा parts, C से congruent और T से triangle हो गया, ठीक है। we should keep the letters in correct order on both sides। हमें लेटर को सही लिखना है। inequalities in triangles, in a triangle angle opposite to longer side is larger। एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, इसका मान लीजिएगा कितना है 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा एंगल किसका ज़्यादा है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है, तो ये वाला, तो ये वाले साइड्स की लंबाई ज़्यादा होगी। पहला नंबर यही बोल रहा है, ठीक है, समझ गए। इन ए ट्रायंगल साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। मान लीजिए ये है, इसमें सबसे ज़्यादा लंबी वाली साइड कौन सी है, तो आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो, ये वाली लंबी साइड वाली है, ये वाली है लंबी साइड। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला एंगल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इस दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो इससे हमेशा ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 3 + 4 = 7 होगा, जो कि 5 से बड़ा है, ठीक है। तो यही बता रहा है। तो जब तक ये बड़ा नहीं होगा तब तक ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ये सब त्रिभुज के नियम है। डिफरेंट क्राइटेरिया होता है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने का, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ज़्यादा बोल रहा हूँ लग रहा है मेरे को। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, पहला नियम है साइड एंगल साइड। ऐसे दो त्रिभुज जिसके 2 साइड्स लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग और एक उनके बीच का एंगल लेंगे। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ द वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। इट इज़ एन एक्सिम एंड इस कैन नॉट बी प्रूव्ड। ये एक्सिम है, इसको लेके हम दूसरी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा है प्रूव सो इट इज़ एक्सेप्टेड ट्रूथ, मतलब कि ये ट्रूथ है। यूक्लिड वाला एक्सिम्स हमने पढ़ा था ना, तो उसी में से एक है ये। दूसरा है, उसको लेके हम लोग एंगल साइड एंगल टाइप 2 ट्रायंगल्स में नॉट बी कॉन्ग्रुएंट ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, 2 साइड्स हैं एक एंगल है, लेकिन हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे ये गारंटी नहीं है, ठीक है। एंगल साइड एंगल, two triangles are congruent if the two angles and included side of a one triangle is equal to the corresponding angles and side। जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल डी ई एफ है, ठीक है। यहाँ पे बी सी इजकल टू ई एफ है, ठीक। एंगल बी इजकल टू एंगल ई के है और एंगल सी इजकल टू एंगल एफ के है, तब जाके ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। इट इज़ अ थ्योरम एंड कैन बी प्रूव। ये एक थ्योरम है, इसे हम प्रूव कर सकते हैं। तीसरा है एंगल साइड, दो एंगल होगा इसमें। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड। वहाँ पे देखिए ए बी सी डी था, डी ई एफ था, बी सी इजकल टू ई एफ के बराबर है, एंगल ए इजकल टू डी के बराबर होगा, एंगल सी इजकल टू एंगल एफ के बराबर होगा। तो ए बी सी इजकल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। दिस इज थ्योरम एंड कैन बी प्रूव्ड। साइड वाला है, देखिए ए बी साइड डी के बराबर होगा, बी सी होगा ई एफ के, ए सी होगा डी एफ के, सीधी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए
राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, RHS होता है। एक राइट एंगल तो होगा ही, जैसे मान लो दो ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल तो होगा ही होगा। एक इनमें से बेस एक लेग इक्वल होगा और एक हाइपोटेनस उनका सेम होगा। जैसे इस हाइपोटेनस का हिंदी होता है कर्ण। ये वाली लंबाई के बराबर होगी। ये एंगल के बराबर होगा। इसमें से ये साइड के बराबर होगा, या फिर ये साइड के बराबर होगा। ठीक है, जब दो साइड्स बराबर होंगे तो ऑटोमेटिक तीसरा साइड बराबर हो ही जाएगा भाई, क्योंकि ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो RHS होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन ट्राइंगल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्राइंगल को, वो देखते हैं हम लोग। क्या क्या पॉइंट है ट्राइंगल को ये समझते हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। हमने ट्राइंगल बना लिया ABC। ऑर्थो सेंटर का हिंदी होता है क्या, लंब केंद्र। अब देखिए लंब केंद्र किसको बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का हमने इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डाला, इसके अपोजिट साइड्स पे। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। यहाँ से हमने यहाँ डाला ये 90 डिग्री, फिर वर्टेक्स C से हमने यहाँ डाला ये 90 डिग्री। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन हुए हैं इस एल्टीट्यूड के, इसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। किसको बोलते हैं समझ गए। अब इक्विलेटरल किसको बोलते हैं, इक्विलेटरल ऐसा होता है जैसे एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल का प्रकार है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। ये ट्रायंगल ABC है, जिसमें AB की लेंथ, BC की लेंथ और AC की लेंथ, तीनों की लेंथ आपस में बराबर होगी। और जब लेंथ बराबर हो जाएगी तो साइड्स भी बराबर हो जाएंगे। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तब ये जाके इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मीडियन किसको बोलते हैं, देखिए ट्रायंगल हुआ ABC, इस वर्टेक्स से ऐसा हमने लाइन खींचा है, इसके लिए कलर चेंज करते हैं। ये A वर्टेक्स से ऐसा लाइन खींचा कि सामने वाले साइड्स को आधे आध में बांटा है, जैसे कि आधे आध में बांट दिया इस लाइन ने। ठीक है, इस वर्टेक्स से ऐसा हमने सामने वाले अपोजिट साइड्स पे लाइन खींचा है कि इसको आधे आधे बांटा है। इस वर्टेक्स से ऐसा खींचा है कि आधे आधे बांटा है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया ना, इसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। ठीक, चलिए एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड अभी बताया जब आपने ऑर्थो सेंटर पर आया था तब एल्टीट्यूड बताया था मैंने। इस वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हो गया अल्टीट्यूड। इस वर्टेक्स से इस पे डाल दिया, ये हो गया अल्टीट्यूड। इस वर्टेक्स से इस पे डाल दिया, ये हो गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और साइड्स के बीच में, इस लाइन और इस साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, उसी को हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। आइसोसेल्स किसको बोलते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ऐसा है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, उसको हम लोग समद्विबाहु, आइसोसेल्स का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सेंट्रॉइड किसको बोलेंगे, आइसोसेल्स सेंट्रॉइड अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, सेंट्रॉइड किसको बोलेंगे, ये ट्रायंगल है ABC, अपने मीडियन पर आता है। मीडियन कैसा होता है, इस वर्टेक्स से इसके सामने वाले जो साइड से उस पर हमने लाइन डालना है जो आधे हाथ में बांटे। ठीक है, ये वर्टेक्स है, इसके सामने वाले लाइन पे हमने साइड पे लाइन डाला है जो आधे आध में बांटे। ये वर्टेक्स है, इसके सामने वाले साइड पे लाइन डालना है जो आधे आध में बांटे। ये तीनों लाइन जाके मिल रही है जहाँ पे, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। हिंदी इसका केंद्रक होता है। ठीक है, आपने सेंट्रॉइड भी पढ़ लिया। इन सेंटर किसको बोलेंगे, ट्रायंगल बना है, ये सब चीज ट्रायंगल से रिलेटेड है। ये ABC, ये देखिए एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। एंगल A का जो अपने बाइसेक्टर खींचा, ठीक, एंगल B का जो बाइसेक्टर खींचा, बाइसेक्टर का मतलब कि ये एंगल B को हमने आधे आधे में बांट दिया है, एंगल A को भी आधे आधे में बांटा, एंगल C को भी आधे आधे में बांट दिया। ये जो हमने लाइन खींचा ना तीनों, ये जो केंद्र बना, ये सेंटर बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर इससे रिलेटेड होगा। सरकम सेंटर किसको बोलेंगे, बोलेंगे सर कितना सेंटर है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, समझाते हैं तुमको उसको। ये होगा ट्रायंगल ABC। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये मान लीजिए कि साइड्स है, इस पे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होगा कि हमें इसको इस साइड्स को आधे आधे में बांटना है, लेकिन 90 डिग्री पे काटना है। जैसे कि ये हो गया, ये 90 डिग्री पे काटा। अब ये साइड है, ये हो गया 90 डिग्री पे काटा हमने। ये साइड है, इसको हमें 90 डिग्री काटना है और आधे आधे बांटना है, मतलब कि ये बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। सॉरी, ये जो जहाँ मिला ना के, इसी को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। अब देखिए स्केलन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, हमने इक्विलेटर पढ़ लिया है, आइसोसेल्स पढ़ लिया, स्केलन ट्रायंगल।
स्केलन ट्रायंगल जिसकी साइड्स तीनों साइड्स आपस में बराबर ना हो वो विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल किसको बोलेंगे? राइट ट्रायंगल उसको बोलेंगे जिसकी एक कोण 90 डिग्री को हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, समझ गए, उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल का चैप्टर खत्म होता है। क्वाड्रेटर का फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। ट्रायंगल हमारा यहाँ खत्म होता है। क्वाड्रेटर किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटर के कितने प्रकार होते हैं? क्वाड्रेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब सीखते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन में देखते हैं क्वाड्रेटर बोलते हैं किसको है। ए क्वाड्रेटर इज द यूनियन ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। क्या होता है? यूनियन होती है, उनकी गढ़ होती है। एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, तो इसी को हम लोग क्वाड्रेटर बोलते हैं। डिटरमाइन बाई 4 डिस्टिंक्ट कोप्लेनर पॉइंट। 4 डिस्टिंक्ट मतलब कोप्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन पे, एक पॉइंट ये हो गया, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, विच नो 3 आर कोलिनियर। ऐसे नहीं कि जैसे कि 4 पॉइंट हो गए ना, ये 2 ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट तो कोलिनियर है, ये पॉइंट कोलिनियर है, ये पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब कि एक ही रेखा पे पॉइंट, ये सब पॉइंट हो गए। तो ऐसे त्रिभुज चतुर्भुज बनाने के लिए ये नहीं हो सकता कि 3 पॉइंट क्या हो जाए, एक ही रेखा पे हो जाए। 3 पॉइंट एक ही रेखा पे, चौथा पॉइंट यहाँ हो जाएगा तो क्या हो, त्रिभुज बन जाएगा ना, चौथा चतुर्भुज कैसे बनेगा? तो 3 पॉइंट कभी भी एक रेखा में नहीं होंगे, तभी जाके वो चतुर्भुज बन पाएगा। कहने का मतलब ये है, समझ गए आप बात को? कोलिनियर मतलब कि एक ही रेखा पे होता है। For ABCD to be quadrilateral, following condition are required. The 4 point ABCD must be distinct and coplanar. वो मतलब कि हमेशा वो अलग अलग 4 पॉइंट रहेंगे और एक ही प्लेन पे रहेंगे। ये नहीं कि एक पॉइंट यहाँ ज़मीन पे, एक पॉइंट आकाश में चला गया। चारों के चारों पॉइंट क्या होंगे, ज़मीन पे रहेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 2D शेप का है। दूसरा है नो 3 ऑफ पॉइंट्स ABCD आर कोलिनियर। मतलब कि ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो गए, चौथा पॉइंट यहाँ हो गया, तो क्वाड्रेटर नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल ही बन जाएगा, ठीक है। तो कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन में नहीं होंगे। लाइन सेगमेंट इट मीन्स AB BC CD DA इंटरसेक्ट एट देयर एंड पॉइंट्स ओनली। लाइन मान लो कि ABCD, ये AB लाइन सेगमेंट है, ये BC लाइन सेगमेंट है, ये AD लाइन सेगमेंट है और ये DC लाइन सेगमेंट है। तो ये हमेशा ये नहीं कि आके ये A हो गया, ये ऐसे ऐसे कट जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे नहीं कटेंगे, ये एंड पॉइंट पे ही आके मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ। ये सब कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टीज़ थी। अब देखिए, एक कोऑर्डिनेटर इज ए 4 साइडेड पॉलीगॉन विथ 4 एंगल्स। 4 साइडेड पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब बहुभुज, मतलब जिससे 2 से ज़्यादा भुजाएं होंगे। ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, क्वाड्रेटर भी 4 भुजाएं वाले पॉलीगॉन है। दे आर मैनी काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटर। बहुत सारे प्रकार के क्वाड्रेटर होते हैं, लेकिन 5 मोस्ट कॉमन है। कौन कौन से? पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल आयत, स्क्वायर वर्ग, द ट्रेपेजियम होगा और रोम्बस हो गया, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है कि तीनों कोण मिला के 180 डिग्री के होते थे, वैसे ही चतुर्भुज के चारों कोण मिला के 360 डिग्री के होते हैं। और सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे इस चतुर्भुज के, वो सब मिला के 360 डिग्री के होंगे, समझ गए। अब देखिए, हम चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? एक क्वाड्रिलेटर विच हैज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज पैरेललोग्राम। ये देखिए, ये साइड क्या है, बोथ अपोजिट साइड्स है, लेकिन क्या है, पैरेलल है। इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो कहीं जाके नहीं बनेंगे, ये साइड पैरेलल होंगे, तो मतलब कि बोथ पेयर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इस प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? इट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होंगे, इसके अपोजिट ये होंगे तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी। द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल। इसका अपोजिट एंगल ये होगा तो ये बराबर होगा, इसका अपोजिट ये होगा तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल किसको बोलते हैं? ये वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मिलाया, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मिलाया, जो डायगोनल है वो आपस में बराबर होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये पैरेललोग्राम के होते हैं, ये जो हमने बनाया इसको, ये जो ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया,
तो ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होगा। अगर इसको काट के यहाँ से इसको ऊपर से ऊपर इम्पोज कर देंगे ना तो ये ढक लेगा, समझ गए। तो यही बात यहाँ पे बता रहा है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए ए क्वाड्रेटल इज सेड टू बी पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होगा, जैसे ये साइड के इक्वल है, ये एंगल के इक्वल है, ये एंगल के इक्वल है, वही बात है। ट्रेपेजियम किसको बोलेंगे, ए क्वाड्रेटर विच हैज़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। यहाँ पे देखिए ट्रेपेजियम किसको बोलेंगे, एक साइड जो होगा वो एक पेयर के होगा, पैरेलल होगा, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। रोम्बस किसको बोलेंगे, रोम्बस ऐसा एक पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रोम्बस के चारों साइड बराबर होते हैं, एक प्रॉपर्टीज़ है रोम्बस की, याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, द अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं जैसे पैरेललोग्राम के होते थे। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल, ये रोम्बस हो गया, ये मान लो रोम्बस हो गया, ये जो बाइसेक्ट किया है डायगोनल कितने पे किया है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किया है, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल भी एक प्रकार का क्या है, पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम विच हैज़ वन ऑफ इट्स एंगल एट राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम है लेकिन उसका एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, वो क्या हो गया, वो रेक्टेंगल हो गया। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, जैसे पैरेललोग्राम के होते थे ना वैसे एक एक समझते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, समझ गए। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल मतलब कि ये वाली इक्वल होगी, ठीक है, विकर्ण बोलते हैं हिंदी में। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, रेक्टेंगल के डायगोनल अपने आप को आधे आध में काटते हैं, समझ गए। स्क्वायर तो सभी जानते ही होंगे, स्क्वायर मतलब कि चारों की चारों भुजाएं 90 डिग्री की होगी, हर एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक दूसरे के समानांतर होंगे, ईच ऑफ एंगल मेजर 90 डिग्री होगा। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल, जैसे कि वो रोम्बस की तरह ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स के जो स्क्वायर होंगे, जैसे ये डायगोनल ये हो गया, स्क्वायर के डायगोनल मतलब ये और ये बराबर होंगे इसकी लेंथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट क्वाड्रिलेटरल, ए स्क्वायर इज ऑलवेज ए पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम है। स्क्वायर इज ऑलवेज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर भी एक प्रकार का रेक्टेंगल है, क्यों है, देखो रेक्टेंगल की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, 90 डिग्री होता ही है। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर के भी तो आमने के सामने की भुजाएं बराबर है, भले चारों भुजाएं बराबर, लेकिन आमने सामने तो भुजाएं बराबर ही है ना। ए रोम्बस कैन बी ए स्क्वायर, एक रोम्बस स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, 90 डिग्री बना देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ए रेक्टेंगल हैज़ 4 राइट एंगल्स, एक रेक्टेंगल के 4 90 डिग्री होते हैं, वो तो सभी को पता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब देखिए ट्रायंगल है, क्या है ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ABC, मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम बढ़ा रहा हूँ। AB का मिड पॉइंट ये हो गया और BC का मिड पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो ये AC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये जो ये हो गया ये इसके पैरेलल हो गया, समझ गए। यही बात है, यही बात मिड पॉइंट थ्योरम से है। समझ गए कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझ रहे तुम, समझ गए सर, चलो। ए लाइन ड्रॉ थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एक साइड से चलो हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, AB से हमने एक लाइन ड्रॉ किया वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अदर साइड, ये इस साइड से हम पैरेलल एक साइड बनाते हैं, तो ये BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, उसका जस्ट अभी जिस नियम पर है वही नियम यहाँ पे उल्टा करके बताया गया है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे अब हम देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ फिगर देख रहे हैं, एरिया ऑफ ए फिगर इज ए नंबर इन सम यूनिट एसोसिएटेड विद द पार्ट ऑफ द प्लेन इंक्लोज बाय द फिगर। इस जो इंक्लोज फिगर है इसके अंदर का जो हमने मेजर करेंगे, जो सेट कर रहे हैं, इसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। इसको हम किसी नंबर के द्वारा किसी यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, टू कॉन्ग्रेंट फिगर हैव सेम एरिया, दो कॉन्ग्रेंट फिगर होंगे वो सेम एरिया के होंगे, जैसे मान लो दो ट्रायंगल्स होंगे तो वो सेम एरिया के होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके एरिया सेम होगी वो शेप क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्वाड्रेटरल है, ये ट्रायंगल है, दोनों के एरिया सेम हो लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ढक नहीं पाएंगे,
ठीक है। एरिया सेम होने का मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, हाँ, लेकिन जो कॉन्ग्रेंट होगा उसकी एरिया सेम हो गई होगी। ये प्रॉपर्टीज़ है एरिया की। इफ़ ए प्लेनर रीजन फॉर्म बाई फिगर टी इज मेड अप टू नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर रीजन फॉर्म बाई फिगर पी एंड क्यू, दे आर टी ए आर पी क्यू इज नॉट द एरिया ऑफ द फिगर। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे कट गया है क्या कुछ? इफ ए प्लेनर रीजन, प्लेनर मतलब कि ऐसे प्लेन रीजन फॉर्म बाय ए फिगर टी इज मेड अप टू मेड अप टू नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर रीजन फॉर्म बाय फिगर पी एंड क्यू। इसका फिगर दिया नहीं हुआ है। फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, टू फिगर्स आर सेड टू बी on the same base and between the same parallel if they have a common base and the vertices or the vertex opposite the common base of the figure is lies on the parallel line of the base। इस पैरेललोग्राम की क्या है प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। ये पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस है बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अगर देखिए कोई पैरेललोग्राम है, बोल रहा है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, एक ही बेस है उनका। जैसे मान लो रेक्टेंगल भी एक क्या है, पैरेललोग्राम ही है, और इक्वल बेसिस या फिर इक्वल बेस हो, द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, सेम पैरेलल्स हो तो उनकी एरिया भी क्या होगी, इक्वल होगी। एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबी सी क्यू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये बेस हो गई और ये जो हाइट हो गई ना, पैरेललोग्राम ऐसे नहीं बनता बाबा, ऐसे बनता है। ये इसका बेस हो गया और ये जो हाइट हो गई, हाइट मतलब कि ये वाला हाइट शॉर्टेज डिस्टेंस 90 डिग्री बनाता है, ये हो जाएगा L इंटू एच, इस पैरेललोग्राम की एरिया हो जाएगी। समझ गए? चलिए इतना चीज़ याद करना था आपको। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू हाइट इंटू बेस होता है, जैसे कि मैंने आपके पीछे के लेक्चर में बताया था, पीछे के जस्ट स्लाइड में दिखाया था। ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम, इफ ए पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको बताया था कि जो पैरेललोग्राम्स होते हैं, ये जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो दो ट्रायंगल्स में बढ़ जाते हैं। ये ट्रायंगल्स की एरिया और ये ट्रायंगल्स की एरिया बराबर होगी, ठीक है, समझ गए? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो ए डी बी की जो एरिया होगी ना, वो आधा होगी कि इसके ए बी सी डी पैरेललोग्राम के एरिया के आधा के। समझ गए? यही बात है इसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो क्योंकि पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट होता है, अब पैरेललोग्राम से आधा एरिया ट्रायंगल का होता है, तो 2 से यहाँ डिवाइड किया गया है, तो वैसे यहाँ पे निकाला गया है। अब हम लोग ब्रीथ देखेंगे। ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन। सर्किल क्या है, जितने भी प्लेन्स में पॉइंट को हम डॉटेड को कनेक्ट करेंगे ना, ये हो गया सर्किल, ठीक है। जैसे लाइन को हमने कैसे डॉट को कनेक्ट करते थे वो लाइन हो जाता था, वही सर्किल का डेफिनेशन यहाँ है। विच आर इक्विडेशन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। ये मान लो एक पॉइंट है प्लेन पे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट डॉट 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 यहाँ कनेक्ट किया। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, 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 ये सभी पॉइंट की दूरी अगर बराबर हो जाए तो ये सर्किल का निर्माण कर लेती है, ठीक है। समझ गए? नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर समझा दिया जाएगा एक दिन। ये सब सर्किल्स के प्रॉपर्टीज है। इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्किल ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मान लीजिए ये सर्किल हो गया, ये सर्किल का रेडियस हो गया, ये सर्किल का कॉर्ड हो गया, ठीक है, कॉर्ड हो गया, ये भी सर्किल का कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया। ये सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस और इस सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस अगर बराबर होगी तो ये जो एंगल बनेगा ना इनके बीच में, ये जो ये एंगल बना, ये एंगल बना, तो ये बराबर होगा। 2 नंबर नियम यही कह रहा है, ठीक है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाई 2 कॉर्ड्स ऑफ द इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल, बात उल्टा है, इसमें घुमा के बोला है। ये मान लीजिए ये एंगल बना है इधर, एक एंगल हमने इधर बनाया, ठीक, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये इसके द्वारा और इसके द्वारा ये कोड की लंबाई क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। समझ गए? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये सेंटर हो गया, ये हो गया कॉर्ड,
सेंटर से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर जो है ये कॉर्ड को आधे आध में बांटेगा। ये भी एक है चौथा नियम। पांचवा, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर द कॉर्ड। क्या है वही बात को घुमा के, ये सेंटर हो गया, ये कॉर्ड हो गया, इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये कॉर्ड को आधे आध में बांटेगा। देयर आर वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। तीन कोलिनियर पॉइंट से, ठीक है, तीन कोलिनियर पॉइंट से देयर आर ओनली एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री को नन कोलिनियर पॉइंट्स। नन है ना, यहाँ 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 एक ही सर्किल बन पाएगा तीन नन कोलिनियर पॉइंट से। समझ गए? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल और ए कॉन्ग्रेंट सर्किल, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल या फिर कॉन्ग्रेंट सर्किल आर इक्विजेशन फ्रॉम द सेंटर, करस्पॉन्डिंग सेंटर। ये देखिए, ये अगर इस कॉर्ड की लेंथ सेम है ना, तो इस सेंटर से इस कॉर्ड की दूरी और इस सेंटर से इस कॉर्ड की दूरी बराबर होगी। अगर कब? जब ये कॉर्ड की लेंथ सेम होगी। कॉर्ड का हिंदी जीवा होता है। कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रेंट, टू आर्क, आर्क मतलब ये आर्क की लेंथ और ये, टू आर्क ऑफ ए सर्किल आर कॉन्ग्रेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऐसे बन गया, आर इक्वल, एंड कन्वर्सली इफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्किल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब वही बात है, अगर ये आर्क सेम होगा, आर्क सेम, आर्क की लंबाई अगर कॉन्ग्रेंट होगी तो ये कॉर्ड की लंबाई भी कॉन्ग्रेंट होगी। समझ गए? मतलब बराबर होगी। 10 नंबर भी वही बात है, बता रहा है घुमा फिरा के। एंगल्स, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पार्ट ऑफ द सर्किल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये हो गया इस सेगमेंट का एंगल, जैसे ये मान लीजिए ये सेंटर हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया, किसका सेगमेंट मतलब खंड हो गया, इस सेगमेंट, ये अगर सेगमेंट अगर सेम है तो उनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं ना, तो वो भी सेम होंगे। ठीक है, देखिए, एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल। अर्धवृत्त पे बना कौन कितना समकोण होता है? देखिए ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया डायमीटर। इस पे जब आप कोण बनाइएगा ना, इस पे सर्किल पे, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो ये अर्धवृत्त ही तो है, आधा तो है ये। समझ गए ना? ये आधा ही तो वृत्त बना है। अगर इस पे हम कोण बनाते हैं, इसको कॉर्ड को लेते हुए, बेस लेते हुए, तो ये 90 डिग्री बनेगा। 14 है, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स एक्सटेंड इक्वल एंगल्स एट अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन काउंटिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाइन ऑन ए सर्किल। ये क्वाड्रेटिक सर्किल का, क्वाड्रेटिक साइक्लिक क्वाड्रेटर की बात कर रहे हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटर के अगर हम अपोजिट साइड्स को ऐड करेंगे, जैसे ये साइड्स और ये एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, इस एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स एंड ए क्वाड्रेटर इज 180 डिग्री देन द क्या, क्वाड्रेटर इज साइकिल। एक पता है इसमें एक चीज़ दिया है, एक का उल्टा एक दिया है। जैसे कि हमने पढ़ा था एक साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या होता है, ये एंगल्स को ऐड कीजिएगा, ये एंगल और इस एंगल को ऐड कीजिए 180 डिग्री होगा, इस एंगल को ऐड कीजिए 180 डिग्री होगा, तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, साइक्लिक क्वाड्रेटर में अपोजिट साइड्स के एडिशन 180 डिग्री होता है। बात दोनों सेम ही है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे हीरो का फॉर्मूला। हीरो का फॉर्मूला जानने से पहले आपको पेरीमीटर का पता होना चाहिए। पेरीमीटर किसको बोलते हैं? पेरीमीटर ट्रायंगल। देखिए, हीरो का फॉर्मूला ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल ए, ये बी, ये सी हो गया। ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा पता है आपको? ट्रायंगल का पेरीमीटर निकलेगा ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ प्लस ए सी की लेंथ। इन तीनों की लेंथ निकाल के 2 से भाग दीजिए, वो आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी? एस की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, यहाँ देखिए कुछ याद करने का है। 1 डेसीमीटर को 10 सेंटीमीटर, 100 मिलीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होता है, 100 डेकामीटर होता है। 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, कोई इसमें नहीं है। यहाँ पे फार्मूलाज दिए हैं, फार्मूला को एक बार रिवाइज कराते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का हो गया होता है पेरीमीटर, किसी भी चीज़ का पेरीमीटर क्या होता है? उसका साइड का एडिशन होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, ये ए बी ये सी, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, पी प्लस एच प्लस बी। समझ गए? एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का।
हाइपोटेनस डी को, यहाँ डी दिया है हाइपोटेनस को। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद भी नहीं करेगा तो बन जाएगा। ए इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर एनी ट्रायंगल ऑफ साइड ए बी सी। यही जो फार्मूला है ना, यही है हीरो का फार्मूला जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। पी हो गया आपका पेरीमीटर हो गया ट्रायंगल का, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। उसका हमें आधा करना है, तो ये एस बराबर हो जाएगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, मतलब पी बाई टू। अब देखिए ए एरिया इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट पेरीमीटर का आधा इंटू एस माइनस एक साइड इंटू एस माइनस बी की साइड की लेंथ इंटू एस माइनस सी की लेंथ के साथ, जहाँ एस इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, मतलब पेरीमीटर का आधा है। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, आप सब सातवें में ही पढ़ा है, छठा में भी पढ़ा है, साइड का स्क्वायर होता है, पेरीमीटर 4 गुने साइड होता है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, फार्मूला है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा फार्मूलाज को, वीडियोस को पॉज पॉज करके, क्योंकि वीडियो सब थोड़ा लेंदी होती जा रहा है, आप लोग भी थोड़ा वो हो रहे होंगे। क्वाड्रेटर का ये हो गया आपका पेरीमीटर हो गया, ये क्वाड्रेटर का ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। ये हीरो के फार्मूला से क्वाड्रेटर का एरिया निकला, एस इंटू ए माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी इंटू एस नहीं है यहाँ पे, बस अलग यही है। या फिर 1/2 इंटू डी वन इंटू डी वन क्या है, डायगोनल है, डी टू क्या है, डायगोनल है क्वाड्रेटर का। यहाँ देखिए पैरेललोग्राम का इस एरिया दिया है एल इंटू बी टू, ये पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी आपने पढ़ा था, ये सब फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम है, किसको मेंसुरेशन पेरीमीटर वॉल्यूम, वही सब डिफिनेशन है इसमें। इसमें आपको डिफिनेशन ही है, तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे, 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब 1000 लीटर होगा, 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होगा। ये देखिए ये हो गया क्यूब हो गया, ये क्यूबाइड हो गया। क्यूब में सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 6 साइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ऑफ लेंथ, जहाँ पे लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, हाइट एच है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाएगा। लेटर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ये सब पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आपको पता ही होगा कि कौन सा लेंथ हो, कौन सा ब्रेथ है, कौन सा हाइट है। देखिए बता देता हूँ, ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया आपका हाइट, ठीक है, समझ गए, ये आपको पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल, सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि इसके 6 होंगे टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि क्यूब के 6 सरफेस एरिया 6 होते हैं। देखिए ये क्यूब बनाया हमने, क्यूब बनाया है, तो क्यूब में 6 के 6 साइड्स बराबर होते हैं, 6 के 6 साइड्स बराबर होते हैं, साइड्स मतलब कि फेस। इसके देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो 6 स्क्वायर है इसमें, 6 गुने साइड का स्क्वायर हुआ है। फॉर्मूला आप लोग याद भी कर सकते हो, और कॉन्सेप्ट समझना हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रिवीजन चैप्टर चल रहा है ना आपका। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 4L स्क्वायर, मतलब कि लेटर मतलब कि चारों तरफ ऊपर नीचे का छोड़ दिया गया है, 2 घटा दिया गया है, ठीक है। डायगोनल ऑफ द क्यूब इक्वल टू एल इंटू √3, एल क्या है, साइड का है, साइड की लेंथ है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सर्कुलर सिलेंडर है, उसका हमने सरफेस एरिया। कर्व्ड एंड लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर ब्रैकेट में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्या है, देखिए ये सिलेंडर क्या है, ये सिलेंडर क्या बना है, सर्किल से ही बना हुआ है, सर्किल से बना हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर तो उसका ब्रेथ का क्या हो गया, एरिया हो गया, इंटू एच इसकी हाइट हो गई, तो इसकी वैल्यूम निकल गई है, किसकी वैल्यूम निकल गई, सिलेंडर की वैल्यूम निकल गई, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम है, देखेंगे राइट सर्कुलर कोन ये है, इस प्रकार का है, उसका हाइट होता है, स्लैंट हाइट होता है, देखिए ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, एक सेकेंड, ये हाइट हो गया, ये बेस हाइट हो गया, ये हो गया आपका स्लैंट हाइट, ठीक है। कर्व और लेटर सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इक्वल टू पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर, एल हो गया स्लैंट हाइट है, ठीक है, आर हो गया रेडियस हो गया उसका। कोन वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। ये हो गया आपका स्पेयर, ये हो गया हेमी स्पेयर, स्पेयर को आधा काट दिया तो हेमी स्पेयर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, डिफिनेशन दिया है, फॉर्मूला देखिए आप। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि ब्रेथ के एरिया से 4 गुना होता है सरफेस एरिया का स्क्वायर, अगर रेडियस सेम हो तो। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ही रहेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर 2 पाई आर स्क्वायर,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी is 3 pi r². Volume of hemi is 2/3 pi r². Volume of the spherical shell whose outer and inner radius r and r बड़ा रेडियस हो जाएगा, r छोटा रेडियस है, रिस्पेक्टिवली 4/3 pi r³ - r³. एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल तो पता ही है, πr² होता है. ठीक है, चलिए. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 1/2 πr²h = πr. सरफेस एरिया ऑफ क्या है? πrl है, πrl. देखिए अब सेकेंड लास्ट है एस्थेटिक्स, मतलब आंकड़े क्या है. एस्थेटिक्स को बोलते हैं, एस्थेटिक्स को हमने 2 भागों में. एस्थेटिक्स इज अ ब्रॉड मैथमेटिकल डिसिप्लिन है विच स्टडी वे टू कलेक्ट, समराइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम डाटा. हमें क्या करना है, किसी डाटा को फ्यूचर रेफरेंस के लिए इकट्ठा करना, उसी को हम लोग एस्थेटिक्स बोलते हैं. डाटा देखिए, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड डाटा. डाटा किसको बोलेंगे? सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है किसी रिकॉर्ड का, उसी को हम लोग डाटा बोलते हैं. डाटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा. द डाटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर विद ए स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट किया गया है, उसको प्राइमरी डाटा बोलेंगे. और सेकेंडरी डाटा किसको बोलेंगे? द डाटा गेदर्ड फ्रॉम ए सोर्स वेयर इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. फीचर्स ऑफ डाटा, रेंज होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, क्लास मार्क होता है, इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी. ये सब उतनी चीज़ें नहीं हैं, हम बस जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं. बार ग्राफ देखिए, बार ग्राफ इज ए पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विच रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विद और ड्रॉन विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन द. देखिए बार ग्राफ क्या होता है, जब हम चॉकलेट की बार होती है ना, जैसे वैसी तरफ की होती है. ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ये बार ग्राफ की एक खासियत ये होती है, थोड़ा इसका थिकनेस कम करते हैं. ये देखिए, ये जो मोटापा जितना होगा ना, इसका सेम सेम मोटापा होगा, और इनके बीच का जो स्पेस है, ये ध्यान दे के स्पेस भी देना होता है, मतलब कि बराबर होता है. हिस्टोग्राम होता है, इसमें क्या होता है, सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हुज एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्या होता है, बार ग्राफ में तो अलग अलग स्पेस रहते हैं, इसमें एक साथ वो रहते हैं, सटे हुए रहते हैं. मीन मतलब कि एवरेज ही होता है, मीन का मतलब एवरेज होता है. कैसे इसको निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब बटा टोटल नंबर, जितने ऑब्जर्वेशन किए गए हैं. मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ द डाटा विथ values is the middle value of the data set when it has been arranged in the ascending order, that is from the smallest value to the highest value. मीडियन होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, मतलब बढ़ते क्रम में है. कोई भी डाटा आपके पास है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, और बीच में जो चीज़ हो, ऐसे कि बीच में क्या है, 6 है. यहाँ देखिए 1 2 3 4 अंक इधर है, 1 2 3 4 अंक इधर है, तो 6 इसका मीडियन हो गया. ठीक है, हो गया 6 मीडियन हो गया. देखिए कैसे निकालते हैं मीडियन? मीडियन एज कैलकुलेटेड 1/2 n+1. n क्या हो गया? उसके वॉल्यूम की संख्या होगी. मोड ऑफ एसिटी डाटा इज द वॉल्यूम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मान लीजिए 2 2 4 4 9 9 9 6 7 4 2. इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्या आया है? 9. एक देखिए 9 कितनी बार आया है? 4 बार आया है, तो 9 इसका मोड हो गया. मोड ऐसे ही मैक्सिमम नंबर निकालते हैं. अब लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी को समझते हैं. प्रोबेबिलिटी की होती है संभावनाएं. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावनाएं. इसमें 2 चीज़ है. कोई घटना घटित होती है, अगर घटित होने की पूरी संभावना है तो उसको 1 से प्रदर्शित करेंगे, और कोई संभावना नहीं है घटित होने की तो वो 0. कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा. जैसे कि आप एक सिक्का लिया है, सिक्का लिया है, सिक्का में क्या होता है? हेड होता है, टेल होता है. आपने सिक्का उछाला तो हेड आने की प्रायिकता कितनी? तो हेड आने की प्रायिकता 1/2. टोटल आउटकम क्या होगा? 2 होगा. मतलब तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो 2 होगा हेड या फिर टेल. लेकिन हेड आने की प्रायिकता क्या है? 1 है, तो 1/2 हेड आने की प्रायिकता, और टेल आने की भी 1/2 होगी. तो 1/2 + 1/2 आप कीजिएगा तो आधा आधा कितना हो जाए? 1. टोटल आउटकम कितना होता है? 1 होता है. ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इवेंट्स. इफ़ द इवेंट ए बी सी कवर द इंटायर पॉसिबल आउटकम इज द एक्सपेरिमेंट, देन अगर मान लीजिए कोई भी घटना घटित होती है तो कुछ होने की कुछ ना होने की संभावना होती है, तो सब संभावना को जब जो जोड़िएगा तो वो 1 होगा. इम्पॉसिबल इवेंट, कोई घटना ना घटे, उसकी संभावना कितनी होती है? 0 होती है, कभी ना घटने की घटना. श्योर और सर्टेन हमेशा एक ही होगा.
प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी मैंने बताया था 0 और 1 के बीच में ही आएगा। कोई भी घटना घटने की प्रायिकता क्या होती है? 0 और 1 के बीच में होगी। अगर वो इम्पॉसिबल है तो 0 हो जाएगा, अगर वो 100% पॉसिबल है तो घटना घटने की प्रायिकता 1 हो जाएगी। समझ गए? तो यहाँ हमारा पूरा का पूरा रिवीजन खत्म होता है क्लास 9th के मैथ का। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।